गरीबों के मसीहा और 85% के जो जननायक और राष्ट्रीय बीएमपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीएम मातम साहब हमारे साथ हैं और हम उनसे एक एक करके सवाल करेंगे कि इस वक्त जो इस हुकूमत के शासन में जो हो रहा है उस पर क्या कहना है। सबसे पहले तो बिहार का चुनाव है, आप बिहार चुनाव लड़ रहे हैं, 243 सीट है, किस तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं आप? बिहार में हम लोग 125 सीटों पर चुनाव लड़े हैं और अपने बलबूते पर चुनाव लड़े हैं। उसके लिए हम लोगों ने पिछले 4 साल से लगातार मेहनत की थी और बिहार के इर्द गिर्द 4 राज्यों में भी हमारे ये यूनिट है, पूरा मैन पावर वहाँ लगाया। ऑल इंडिया के सारे बीएमपी के पदाधिकारी, स्टेट प्रेसिडेंट, महासचिव ऑल इंडिया के, उनको इन सीटों पर बुलाया गया है और वो अपने पूरी जी जान से मजबूती से चुनाव लड़े। क्या बिहार के जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं, महागठबंधन हुई और सारे गठबंधन, क्या आपको ऑफर मिला गठबंधन करने के लिए? तो उस पे आपने क्या विचार किया? गठबंधन के लिए लगातार ऑफर मिले, 3-4 बार असदुद्दीन ओवैसी का फोन आए, पप्पू यादव का 3-4 बार फोन आए, नाम के साथ ही बता रहे हैं, और अन्य पार्टियों से भी फोन आए, लेकिन हमारी आइडियोलॉजी के साथ छूट नहीं बैठता, हमारी पॉलिसी के साथ नहीं छूट बैठता, क्योंकि हमने हमारे कैडर को, हमारे कार्यकर्ता को तैयार किया है मनुवाद के विरोध में, ब्राह्मणवादियों के विरोध में, देश के सिस्टम के व्यवस्था परिवर्तन के लिए। उन गठबंधनों की उन पार्टियों की समस्या है, उनके या तो नेता फॉरवर्ड कास्ट से या फिर उनके चलाने वाले वो फॉरवर्ड कास्ट से उनके साथ जुड़े हुए हैं। तो उन लोगों ने मैक्सिमम फॉरवर्डों को टिकट दिया, तो वहाँ हम हमारे कार्यकर्ता को बोल नहीं सकते कि आप फॉरवर्ड का जाकर प्रचार करो। इसलिए हमने उनसे शर्त रखा था कि आपका जहाँ भी फॉरवर्ड कैंडिडेट होगा वहाँ बीएमपी कैंडिडेट उतारेगी, आपको गठबंधन करना है तो ठीक, नहीं करना है तो ठीक। कोरोना महामारी का दौर चल रहा है, सारी राजनीतिक पार्टियों पे पाबंदी लगा दिया गया, आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते और सारी चीज नहीं कर सकते, लेकिन वहीं भारतीय जनता पार्टी के जितने भी सारे संस्थाएं थे वो चल रहा है और लोग बंद कर रखे हैं, इस पे क्या कहना है? केंद्र सरकार और राज्य सरकार या बीजेपी शासित प्रदेश है या बीजेपी गठबंधन वाली सरकार है, जैसे जेडीयू के साथ है वहाँ, तो इस लॉकडाउन में, इस कोरोना के नाम पर जो मजदूरों का उत्पीड़न हुआ है, कम से कम हजारों किलोमीटर तक पैदल जाने का, छोटे छोटे बच्चों के साथ, भूख प्यास के साथ, सरकार ने कोई योजना नहीं बनाई और कई लोग भूख से मरे, बेरोजगार हो गए, बल्कि सरकार ने उनके विरोध में फैसला लिया 8 घंटे के बदले 12 घंटे अभी काम करना होगा। तो वो इतने पीड़ित हुए हैं वो मजदूर कि बीजेपी के लोग वहां डायरेक्ट जाना नहीं चाहते, वर्चुअल रैली का सहारा ले रहे हैं, क्योंकि वो इंतजार कर रहे हैं कि कब बीजेपी वाले आते हैं। पिछले 5-6 साल में लगातार धोखा दिया। इस कोरोना काल में आम आदमी क्या खोया और क्या पाया, और जो मौजूदा हुकूमत है उसने क्या हासिल किया इस कोरोना महामारी के बंदे में? क्योंकि 24 मार्च से लॉकडाउन होता है और अक्टूबर चल रहा है, लगभग 8 से 9 महीने हो गया। क्या खोया और क्या पाया? इस कोरोना महामारी में आम आदमी ने जो खोया है वो केंद्र सरकार की नालायकी की वजह से, ताकि एक तो SC ST OBC का रिजर्वेशन समाप्त हो गया निजीकरण के माध्यम से, रेलवे बेच दिया, LIC बेच दिया, ONGC बेच दिया, IPC, ICL बैंक बेच दिया, कोल माइंस बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, तो उसमें सारा सरकारी तंत्र में रिजर्वेशन 0 हो गया। और पूंजीपतियों की भरपाई करने के लिए श्रम कानून बना दिया, 1.5 गुना उनका शोषण होगा और उनकी भरपाई होगी 40 करोड़ मजदूर की। दूसरी साइड केंद्र सरकार खुद ही कह रही है कि लोगों का हाल क्या बना रखा है कि लोग 5 किलो चावल खरीदने लायक नहीं है, इसलिए नवंबर तक का हम लोग 5 किलो चावल और गेहूं देंगे फ्री में। अब 5 किलो चावल गेहूं का मतलब है 100 रुपया, 20 रुपया किलो, 5 किलो का 100 रुपया, तो महीने में 100 रुपया खर्च करने लायक भी नहीं छोड़ा। महीने में 100 रुपया खर्च करने नहीं छोड़ा, ऐसा 80 लाख लोगों को फ्री में देंगे, 80 करोड़ को।
80 करोड़ को फ्री में देंगे, तो ये अपने आप में आंकड़े सिद्ध बता रहे हैं। क्या लगता है कोरोना इतनी भारी मात्रा में और इतने बड़े पैमाने में पूरी वर्ल्ड में एक मीडिया के माध्यम से जाल बिछाया गया, क्या लगता है कहीं ये षड्यंत्र तो नहीं दिखाई दे रहा है? कोरोना की आड़ में जो षड्यंत्र चल रहा है वो खतरनाक है। WHO का जो रिपोर्ट है कि 1000 के पीछे एक डॉक्टर होना चाहिए, अब बिहार में 27,000 के पीछे एक डॉक्टर है। कहाँ से कोरोना कंट्रोल हो सकता है? 27,000 के पीछे एक डॉक्टर, और पूरे भारत में कम से कम 13,000 या 18,000 के पीछे एक डॉक्टर है। तो हेल्थ सेक्टर बर्बाद कर दिया प्राइवेटाइजेशन से। अब वो हेल्थ सेक्टर 91 के बाद है ही नहीं, तो वो इसी वजह से कोरोना कंट्रोल नहीं हुआ। सरकार ने उन लोगों को कोरोना को रोकने के लिए लोगों के लिए कोई किसी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवाई। हेल्थ सेंटर फेलियर है, केवल लॉकडाउन को ही वो मान रहे कोरोना रोकने का। कोरोना रोकने का मतलब उनके पास लॉकडाउन के अलावा कुछ भी नहीं है। और हद तो तब हो गई कि प्रधानमंत्री बोल रहा है कि थाली जलाओ, थाली बजाओ, कोरोना भाग जाएगा। तो मुझे तो कभी कभी वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री की डिग्री के ऊपर डाउट है। तो ये जो फैसले है इससे सचमुच मुझे डाउट लग रहा है कि थाली बजाने से कोरोना भाग जाएगा। अमेरिका को पता नहीं चला और इनको ज्यादा पता चला। एनसीआरबी का रिपोर्ट है, एनसीआरबी का रिपोर्ट कहता है कि क्राइम की जो बढ़ोतरी हो 1.5 गुना हो गई है। आप देख सकते हैं यूपी में पहले हाथरस, बलरामपुर, बुलंदशहर, भदोही, और उसके बाद ऐसे तमाम जगह पे जो बच्चियों के साथ गैंग रेप होता है और हत्या होता है। और अभी तो देख लीजिए एक गोली कांड भी हुई है। तो आप इस क्राइम को लेकर क्या सरकार फेल दिखाई दे रही है? इस पे आपका क्या राय है? केंद्र सरकार, मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश में जो योगी सरकार, उसको क्या नसीहत देना चाहते हैं? टोटली केंद्र सरकार, राज्य सरकार फेल हो चुकी है और लॉ एंड ऑर्डर नाम का कोई, रूल ऑफ लॉ नाम का कोई चीज नहीं है। क्राइम रेट बढ़ गया है। पिछले 6 साल में 2,09,501 महिला पर बलात्कार हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी बनने के बाद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारे के बाद बता रहा हूं 2,09,501 केस हुआ है। 33% नाबालिग बच्चियों के ऊपर। उसके साथ क्राइम रेट इतना बढ़ गया है, उसका मूल कारण है कंट्रोलिंग में ना आने का, कि जो भी क्राइम के शिकार होते हैं ज्यादातर SC ST OBC माइनॉरिटी मैक्सिमम। अब इनको SC ST OBC माइनॉरिटी किसानों के वोट का लोकतंत्र में जो वैल्यू था, डर लगता था कि हमको वोट नहीं मिलेंगे, सरकारें गिर जाएगी, तो EVM से उनको वो डर निकल गया है कि वोट तो हमको मिलना ही है EVM से। इसीलिए किसी प्रकार का लॉ एंड ऑर्डर का रूल्स नहीं है। EVM सबसे बड़ा कारण है क्राइम का बढ़ने का। डर नाम का कोई चीज नहीं है। अभी भारत के जितने भी एजेंसियां हैं, चाहे वो CBI हो, चाहे SIT हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, आए दिन इन पे भी सवालिया निशान खड़ा होता है। क्या कहेंगे, कहीं केंद्र के इशारे पे तो कहीं ये काम नहीं कर रही? ये तो आपको मालूम होगा, जब कांग्रेस सेंटर में थी तो बीजेपी आरोप लगाती थी कि CBI केंद्र का सरकार का तोता है। अब ये उल्टा हो गया है, अब कांग्रेस आरोप लगा रही, दूसरे लोग लगा रहे। अल्टीमेट जितने भी डिपार्टमेंट है वो केंद्र सरकार के नियंत्रित है, बाहर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट जब से कॉलेजियम सिस्टम आ गया है तो सुप्रीम कोर्ट भी मैनेज में लगी हुई है। कोई भी फैसला अभी आस्था के आधार पर जजमेंट दे दिया। जो एक साइड बोल रहे थे अपराध का 28 साल केस चला, बाबरी मस्जिद इन्होंने तोड़ा, अब बोलता नहीं इनका कोई गुनाह नहीं है। ये आपके सामने ही है सारे फैसले। रिजर्वेशन आपका मौलिक अधिकार नहीं है। सारा का सारा सिस्टम पूरा कोलैप्स हो चुका है। तो सिस्टम के सारे इंस्टीट्यूट है, सिस्टम जिनके नियंत्रण में होता है वो इंस्टीट्यूट उसी तरह काम करते हैं। आपको मालूम है सुप्रीम कोर्ट में बैठने वाले जज जो है उसमें SC ST OBC माइनॉरिटी का प्रतिनिधित्व नहीं है। इसके लिए मर्जी पड़े वो फैसले आते हैं।
संविधान की, कभी कभी तो संविधान के विरोध में फैसले आते हैं। तो ये सारा इस देश में चल रहा है। ईवीएम जब तक है तब तक ये सारा चलता रहेगा। इस सरकार के लेकर बीएमपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आप हैं, आपके कार्यकर्ता भी हैं। 2022 जो चुनाव आने वाला है उसको लेकर कितनी तैयारियां आप लोगों की है और किस तरीके से इनसे आप संघर्ष और लड़ाई करके आप लोग चुनाव जीते? हमारी तैयारी चल रही है। 403 सीटों पर उत्तर प्रदेश में भी तैयारी चल रही है। आपको शायद मालूम है या नहीं है, हमने पिछली 2 बार परिचय दिया है हमारी ताकत का। रमाबाई मैदान में हम लोगों ने 3 बार कार्यक्रम किए, 2 बार कार्यक्रम किए और पिछली बार 7 लाख की भीड़ इकट्ठा की थी। 7 लाख लोग की भीड़ इकट्ठा की थी। अपने दम बलबूते पर लोग अपने से स्वयं बसें लेकर आए थे, खाना पीना भी स्वयं, हमने किसी को 1 रुपया नहीं दिया था। तो जन समर्थन तो है। इससे पहले हम लोगों ने अकेले रमाबाई मैदान में कार्यक्रम किया था। तो हमारी ताकत है उत्तर प्रदेश में। केवल मीडिया का कवरेज ना होने की वजह से वो ताकत का एहसास लोगों तक पहुंचता नहीं है। तो इस बार उसकी हम लोग सॉल्यूशन निकाल रहे हैं कि बड़े पैमाने पर लोगों तक मैसेज कैसे पहुंचे, उसी योजना में हम लोग लगे हुए हैं। तो ये थे बीएल मातम, जो ये बीएमपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। इनका कहना है कि जिस तरीके से ये हुक्मरान और ये हुकूमत SC ST OBC के साथ खिलवाड़ करती है और उनको न्याय ना दिलाकर उनके साथ शोषण करती है, और कानून व्यवस्था जिस तरीके से केंद्र और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में ध्वस्त दिखाई दे रहा है और महिलाओं पे आए दिन अत्याचार, बलात्कार, रेप, हत्या होता है, उसको लेकर के इन्होंने जमकर योगी और मोदी पर बरसे। वही सरकार के अनियंत्रित CBI और जो कॉलेजियम सिस्टम को लेकर के इन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में एक भी दलित जज नहीं है, जिसके कारण जो न्याय होता है उस तरीके से 85% के पक्ष में नहीं हो पाता है। ऐसे में कहीं ना कहीं बीएमपी 2022 में भारी तैयारियों के साथ चुनाव लड़ने के लिए तैयार है और इनके कार्यकर्ताओं में काफी जोश है। ऐसे में अब वक्त है 2022 का कि आने वाले वक्त में देखना पड़ेगा कि आखिर में इस सरकार के खिलाफ बीएमपी किस तरीके से प्रदर्शन करती है और इसको मात दे करके और इसको सत्ता से बाहर करती है। मिथिलेश कुमार, MN TV, लखनऊ।